फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा आपकी एसएससी जीडी 2025 की तैयारी के लिए इतिहास या हिस्ट्री का एक नया वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं। और आज जो है हम लोगों का टॉपिक वो क्या है, तो अंग्रेज़ लोग क्योंकि यहाँ पर आए थे, ठीक है। इससे पहले वाली आप हिस्ट्री में अगर जो वीडियो देखेंगे तो जो मैंने डाली थी वहाँ पर उसका टॉपिक था यूरोपियों का आगमन। मतलब बहुत सारी जो यूरोपियन कंपनियाँ हैं या यूरोपियन देश हैं वो सारे इंडिया में आए तो व्यापार करने के लिए थे। जब यहाँ की सिचुएशन उन्होंने देखी कि भाई यहाँ के तो राजे रजवाड़े बहुत कमज़ोर हैं, तो यहाँ की सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मन बना लिया कि भाई अब ट्रेड वगैरह नहीं, अब तो यहाँ शासन करना है, इंडिया को गुलाम बनाना है। अब सीधी सी बात है, हमको पता है कि जो अंग्रेज हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को गुलाम बनाया। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि उन्होंने बाकी के लोगों को युद्ध में हराया होगा, क्योंकि उस टाइम जो है अगर जो अपना बल दिखाना होता था या आपको अगर जो डोमिनेट करना है तो आपको युद्ध करने पड़ते थे और लोगों को हराना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स ने बाकी लोगों का सफाया कर दिया भारत से और फाइनली उनका राज हो गया। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि यूरोपियन जो देश हैं कैसे कैसे आए और उन्होंने फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ स्थापित की। फैक्ट्रियों का मतलब वहाँ पर वो क्या करते थे कि इंडिया से जो भी उनको ले जाना होता था अपने देश में वो सारी चीज़ें उन फैक्ट्रियों में रखते थे, ठीक है। और फिर जो है एक्सपोर्ट करते थे कहाँ पर, यूरोप में। तो बेसिकली वो वेयर हाउस थे, वेयर हाउस का मतलब गोदाम थी उनकी फैक्ट्रियाँ, क्योंकि व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। ये सारी बातें हमने क्या की थी कि पिछली वाली क्लास में जो हिस्ट्री की हमने अपलोड की थी वहाँ पर देखा था। आज हमको क्या देखना है, आज से हमको क्या पढ़ना है कि भाई ब्रिटिश जो है एक महाशक्ति के रूप में उभर के आ गए, उन्होंने सबको हरा दिया। तो ये कैसे हुआ, तो उसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। और आज जो है हम लोगों का टारगेट क्या है कि हम लोगों को दो चीज़ें कवर करनी है। एक तो जो ये बंगाल है, बंगाल को उन्होंने जीता ब्रिटिशर्स ने, वो हमको देखना है। और दूसरा हमको क्या देखना है कि मैसूर को ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने कैसे जीता, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि एक्सपेंशन एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कैसे कैसे उन्होंने जो है अपने आप को सुदृढ़ किया, अपने आप को मजबूत किया और कैसे अपने आप को उन्होंने एक्सपैंड किया ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कहानियाँ भी मैं बहुत सारी सुना सकता हूँ, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ये है कि वास्तव में वही पॉइंट्स इस स्लाइड में लिखे जाएं, इस पीपीटी पर लिखे जाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं और अगर जो कहीं पर ज़रूरत हुई बीच में एक्स्ट्रा बताने की तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। और ये मेरी गारंटी है कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एक भी क्वेश्चन अगर जो इससे बाहर आए तो आप बताइएगा, ठीक है। आराम से देखिए, मज़े से देखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर जो सीधी सी बात है इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, कोई दूसरा अगर जो मेहनत कर रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कम से कम लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि डिफीटेड द पुर्तगीज, पुर्तगालियों को सबसे पहले उन्होंने हराया, सफाया किया पुर्तगालियों को। तो पुर्तगालियों का जो उन्होंने सफाया किया है वो कब किया है, यही आपसे पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ स्वाली या सुवाली। तो बैटल ऑफ स्वाली भी बोलते हैं, सुवाली भी बोलते हैं, और ये है कहाँ, ये सूरत में है। तो बैटल ऑफ सुवाली या स्वाली, ठीक है। हिंदी में भी यही बोलेंगे, स्वाली का युद्ध या सुवाली का युद्ध। ये कब हुआ था, ये 1612 में हुआ था और 1612 में पुर्तगालियों को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया इस युद्ध में। और हमको पता है कि इसी टाइम पर फिर उन्होंने क्या किया था, सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी। इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाएंगे तो वो पहले सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहते थे, पुर्तगालियों ने विरोध किया। तो भाई बेचारे जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो फिर साउथ भाग गए और मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने खोली थी। लेकिन बाद में युद्ध में हराया किनको, पुर्तगालियों को, बैटल ऑफ स्वाली या सुवाली में। और फिर जो है जहांगीर ने अनुमति दे दी कि ठीक है भाई सूरत में फैक्ट्री बना लो, तो सूरत में फिर इन्होंने फैक्ट्री बनाई ब्रिटिशर्स ने। तो पुर्तगालियों को इन्होंने हरा दिया, सबसे पहले टारगेट पुर्तगाली थे। दूसरा देखिए इन्होंने किसको हराया, डचों को हराया, ठीक। डचों को हराया, कारण क्या था डच और जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ उसके बीच में। तो देखो बंगाल जो है ना, बंगाल में संसाधनों की प्राप्ति, बंगाल जो है वहाँ पर बहुत सारा जो रिसोर्सेज है, क्योंकि वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट या निर्यात की चीज़ें बहुत मात्रा में उपस्थित थी
और इस वजह से डच भी चाहते थे कि भाई हमारा कंट्रोल हो जाए बंगाल पे, और ब्रिटिशर्स चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे हमारा हो जाए। तो इस चक्कर में हो गई लड़ाई, और लड़ाई हो गई या युद्ध हो गया। तो उसका नाम देखिए क्या है, उसका नाम है बैटल ऑफ चिंसुरा। बैटल ऑफ कौन सा, तो बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ बेदरा बोलते हैं। बैटल ऑफ चिंसुरा हो गया, या बैटल ऑफ बेदरा हो गया, या बैटल ऑफ हुगली हो गया। ठीक है, कौन सा बैटल, बैटल ऑफ हुगली। ये कब हुआ है, 1759, ईयर भी इसका याद रखना, 1759 में, 1759 में। और 1759 में हुगली नदी के किनारे चिंसुरा का युद्ध या बेदरा का युद्ध या हुगली जो है हुगली का वॉर ये हुआ, और यहाँ पर डचों को भी हरा दिया। तो इसका मतलब दो लोगों का सफाया किया उन्होंने, पहले पुर्तगीज को, पुर्तगालियों को हराया, फिर किसको हराया, डचों को हराया। अब बारी किसकी है, अब बारी है फ्रांसीसियों की, कि भाई फ्रांसीसियों को कैसे निपटना है। तो फ्रांसीसी जो है ये काफ़ी हद तक लोहा लेते रहे अंग्रेजों से, और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में अपने वर्चस्व के लिए जो है 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, और वो तीनों लड़ाइयों को, तीनों युद्धों को हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो टोटल फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी, तो 3 हुए हैं। और कब से कब तक हुए हैं, 1740 से लेकर 1763, 1763 तक हुए हैं। ठीक है, अब हम ये लोग देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे ये वॉर हुए, या इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या थी। तो एक बार देखते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं कि वो जो ट्रिक है कि कैसे कैसे जो है पुर्तगीज, अंग्रेज, डच ये सब आए और इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां स्थापित की। तो वो वाली ट्रिक एक बार देख लेते हैं कि ट्रिक क्या थी, कि पुत्र अड़ा। ठीक है, पुत्र अगर जो अड़ जाए तो डैड क्या हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है, डैड जाएंगे फंस, डैड फंसा। तो पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी कब, सबसे पहले पुर्तगालियों ने बनाई, उसके बाद अपनी कंपनी किसने बनाई थी यूरोप में, अंग्रेजों ने बनाई। फिर कंपनी किसने बनाई, डचों ने बनाई। फिर अपनी कंपनी किसने बनाई, तो डेनमार्क जो है उन्होंने बनाई। और फिर फ्रांस ने बनाई, और फिर किसने बनाई, स्वीडन वालों ने अपनी कंपनी बनाई। तो ये है कंपनी बनाने का क्रम। और एक बात देखो इंपॉर्टेंट, एक मैं आपको बताता हूं, अगर जो आपसे पूछे कि भारत आया कौन पहले, तो बस इतना ध्यान रखना कि ये इनके पहले आ जाएंगे, मतलब पुर्तगाली, और फिर आएंगे डच, फिर आएंगे अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांस, फिर स्वीडिश। ठीक है, तो ये सारे लोग थे। तो भाई पुर्तगालियों का तो सफाया अंग्रेजों ने कर दिया, और उसके बाद डचों का सफाया कर दिया। ठीक है, और अब बारी किसकी है, अब बारी है इनकी, और इनको साफ करने के लिए, इनको हराने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। और ये स्लाइड आपकी रही है। तो पहला वॉर देखिए, डेट क्या है, 1740 से 1748। मैं फिर से बता दूं, ये डेट याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सेकेंड वॉर 1751 से 1755, और थर्ड वॉर की डेट रही है 1756 से 1763। डेट आप मत याद करना, ठीक है। तो फर्स्ट जो वॉर हुआ उसका कारण क्या था, क्यों हुआ पहला वॉर, पहला कर्नाटक युद्ध। तो देखिए हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ये युद्ध था। अब कर्नाटक युद्ध का मतलब जहां पर आज आप लोग देख रहे हैं कर्नाटक है, कर्नाटक केरल तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, वहां पर युद्ध हुआ, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। अब ये क्या था, यूरोप में एक देश पड़ता है अभी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन अगला राजा या रानी होगा, इसको लेके जो है वहां पर युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को लेके क्या हो गया कि फ्रांस और अंग्रेज वहां पर लड़ बैठे, लड़े वहां पर, उनका विस्तार जो है इंडिया में भी आ गया, मतलब लड़े वहां पर, सीधी सी बात है। उसकी जैसे ही खबर यहाँ पर आई, इंडिया में आई, इंडिया में भी फ्रांस और अंग्रेज जो है दोनों लोग मौजूद थे, फ्रेंच और अंग्रेज दोनों लोग यहाँ भी लड़ बैठे। तो मेन रीजन इसका था ये बहुत पूछता है, ये रीजन याद रखना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसका कारण था। और ये वॉर हुआ तो सीधी सी बात है, जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में खत्म हो गया तो यहाँ भारत वाला जो वॉर चल रहा था फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, वो अपने आप खत्म हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद एक संधि की गई, ट्रीटी की गई। उस संधि का नाम क्या है, उस संधि का नाम है एक्सला-सापेल की संधि। ये जो एक्सला-सापेल है ये एक प्लेस है, ये कहाँ का प्लेस है,
तो अभी अगर जो आप देखेंगे तो ये प्लेस पड़ता है जर्मनी में। तो वहाँ पर बैठ के संधि हुई। संधि का मतलब अच्छा क्या होता है, मतलब युद्ध वगैरह खत्म हो गया तो उसके बाद समझौता होता है कि युद्ध में भाई ये हानि हुई है, अब इस हानि को कैसे पूरा करें, आगे का क्या होगा, तो इसका मतलब ट्रिटी, संधि हुई एक्स ला सापेल स्थान पर, तो उसी के नाम पर इसको क्या बोल दिया जाता है, एक्स ला सापेल की ट्रिटी। ठीक है, अब इस ट्रिटी से हुआ क्या, तो ब्रिटिशर्स जो है, नंबर फर्स्ट पॉइंट ब्रिटिश और नंबर सेकंड पॉइंट लिखा है यहां पर, तो ब्रिटिशर्स को मद्रास प्राप्त हो गया इंडिया में। मद्रास जो है चेन्नई तमिलनाडु है ना, तो ब्रिटिशर्स को मद्रास प्राप्त हुआ और फ्रेंच को देखो क्या प्राप्त हुआ, लुइसबर्ग प्राप्त हुआ। लुइसबर्ग, और लुइसबर्ग है कहां पर, कनाडा में है। तो कनाडा में फ्रांस को लुइसबर्ग प्राप्त हुआ, ब्रिटिशर्स को इंडिया में मद्रास प्राप्त हुआ इस संधि के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ 1751 से लेकर 1755, और सेकेंड कर्नाटक वॉर का रीजन क्या था, तो कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का सवाल था। हैदराबाद जहां पर आज है, वहाँ पर एक हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, और हैदराबाद जो रियासत हुआ करती थी वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था निज़ाम, है ना, निज़ाम। अभी मैं आपको मैप आगे लगा हुआ है, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये रहा। तो ये जो देखो, ये जो हैदराबाद है आज का, है ना, ये रहा। तो यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी, और उस रियासत का नाम क्या था, उस रियासत का नाम था हैदराबाद। तो और कर्नाटक कहाँ, ये है ना, कर्नाटक और केरल का ये जो कुछ पार्ट है ये कर्नाटक बोला जाता था, हैदराबाद बोला जाता था। तो हैदराबाद और कर्नाटक में क्या हुआ कि यहाँ पर गद्दी पर अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए विवाद छिड़ गया, और विवाद छिड़ गया तो उस विवाद का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और फ्रेंच या फ्रांसीसी लोगों ने। तो वही जो है उत्तराधिकार को लेके यहाँ पर जो है सवाल उठा, और उसको लेके फिर वॉर हो गया। अब इसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि नासिर जंग, दोस्त अली, वो सारी चीज़ें, मतलब कौन गद्दी पर बैठा, कैसे बैठा, लेकिन वो इररिलेवेंट है, एग्जाम से आपका कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम से जो लेना देना है वो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। तो कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का सवाल था, इसको लेके जो है फ्रेंच और ब्रिटिशर्स लड़ गए। बाद में कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का जो है सवाल ये सुलझा लिया गया, और फाइनली इस वॉर या इस युद्ध की समाप्ति होती है। उसके बाद में ट्रिटी होती है, कौन सी ट्रिटी होती है, तो ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की ट्रिटी, यही आपसे पूछा जाएगा। इस सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था तब ट्रिटी कौन सी करी गई थी, तो ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की जो ट्रिटी है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पौंडीचेरी की ट्रिटी से देखिए दो चीजें हुई। पहली बात तो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए, मतलब कुछ क्षेत्र अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जीत लिए थे, और कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के यहाँ पर जीत लिए थे। कहाँ पर, इंडिया में। एक दूसरे के क्षेत्र दोनों लोगों ने क्या कर दिए, वापस कर दिए। और फ्रांस के लिए घाटा क्या हुआ, क्योंकि लगातार फ्रांस जो है ब्रिटेन से लड़ रहा था, और इस वजह से, और यहाँ का जो गवर्नर था फ्रांस की तरफ से भारत में जो गवर्नर नियुक्त किया गया था वो कौन था, डुप्ले, या इंग्लिश में लिखा है डुप्लेक्स, इसको बोलते हैं हिंदी में डुप्ले। ठीक, तो डुप्ले गवर्नर था। डुप्ले जो है बहुत दूरदर्शी था, और जब तक ये रहा तब तक फ्रांस का दबदबा रहा इंडिया में। लेकिन डुप्ले को फ्रांस ने क्या कर लिया, वापस बुला लिया, लगातार संघर्ष की नीति से तंग आकर, और डुप्ले की जगह पर एक नया गवर्नर फ्रांस ने बनाया, गोडेहू को, गोडेहू। ठीक है, तो नए गवर्नर बने गोडेहू। ये फ्रांस की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि डुप्ले को यहाँ की परिस्थितियों के बारे में, यहाँ की सिचुएशंस के बारे में नॉलेज था। गोडेहू नया नया आया था, इसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और यही मेन रीज़न बनेगा फ्रांस की हार का, या ब्रिटिशों के एक्सपेंशन का, और ब्रिटिशों के द्वारा फ्रांस को हराया जाना जो है, इसका मेन जो कारण बनेगा ये डुप्ले जो है यहाँ से बुला लिया गया। गोडेहू को फ्रांस ने अपॉइंट किया, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तीसरा वॉर हुआ, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ। ये आखिर हुआ क्यों, तो उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशों पर अधिकार, इसका मतलब देखो, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का मतलब यूएसए, अमेरिका, और कनाडा, तो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर फ्रांस का भी अधिकार था और अंग्रेजों का भी अधिकार था। अब वहाँ पर ये लोग लड़ बैठे कि भाई कौन सा क्षेत्र किसका है, उत्तरी अमेरिका में।
वहां पर लड़ाई हुई, और वो लड़ाई देखिए क्या है कि 7 वर्षों तक चली। इसी वजह से उसको बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। 7 वर्षों तक चली। अब 7 वर्षों तक जब ये लड़ाई चली तो वही सप्तवर्षीय युद्ध, 7 ईयर जो वॉर था, उसी का एक्सटेंशन है, विस्तार है। इंडिया में भी ये लोग लड़ने लगे। जब बाहर लड़ते थे तो अपने आप जैसी खबर इंडिया में पहुंचती थी, इंडिया में भी दो दो हाथ करने लगते थे, तो इंडिया में भी लड़ाई शुरू हो गई, और इंडिया में भी ब्रिटिश और फ्रेंच जो है आपस में लड़ने लगे। फाइनली सप्तवर्षीय युद्ध जब खत्म होगा तब एक ट्रिटी होगी, और उस ट्रिटी का नाम है ट्रिटी ऑफ पेरिस। पेरिस जगह थी, पेरिस जगह, और वहां पर बैठ के ट्रिटी हुई, तो ट्रिटी ऑफ पेरिस। और ट्रिटी ऑफ पेरिस जो है उससे देखिए क्या रिजल्ट निकला। फ्रांस जो है उसको पौंडीचेरी और चंद्रनगर, इंडिया में ये प्लेस हैं पौंडीचेरी और चंद्रनगर, ये फ्रांस को वापस दे दिया अंग्रेजों ने कि भाई लो तुम ले लो। इन्होंने, क्योंकि अंग्रेजों ने जीत लिए थे। लेकिन किया क्या, उन्होंने कहा फ्रांसीसी अब सेना नहीं रखेंगे इंडिया में, सिर्फ व्यापार करें। अतः डुप्ले के द्वारा जो फ्रांसीसियों ने अपने विस्तार की नींव रखी थी भारत में, इस ट्रिटी ऑफ पेरिस ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। कहने का मतलब ये है, डुप्ले अगर जो रहता तो शायद ये चीजें ना होती। लेकिन इतिहास में हम लोग ऐसे नहीं बात कर सकते कि ये होता या ये वो रहता। डुप्ले को बुलाया गया, गोडे हुआ आया, उसको नॉलेज ज़्यादा था नहीं। उसके बाद वॉर हुआ, और वॉर हुआ तो फ्रेंच बुरी तरीके से हारे, और फ्रांस में क्या किया गया, फ्रांस को पौंडीचेरी चंद्रनगर वगैरह तो वापस दे दिए गए इंडिया में, लेकिन कहा गया कि नहीं, अब आप सिर्फ व्यापार करें, यहाँ पर सेना नहीं रखोगे। अब इसके बाद फ्रांस का भी सफाया हो गया, अब सिर्फ ब्रिटिशर्स यहाँ पर बचे। ठीक है, तो इसका मतलब पुर्तगालियों का सफाया इन्होंने कर दिया, अंग्रेजों ने डचों का सफाया कर दिया है, और 3 कर्नाटक के जो ये युद्ध हुए हैं इनसे फ्रांसीसियों का भी सफाया कर दिया है। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जो आप यहाँ तक कि एसएससी जीडी नहीं, आप पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उनके आप क्वेश्चंस देखना, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा वॉर, रीजन क्या था, ट्रिटी क्या थी, क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए चुन के यहाँ पर लिखे हैं, और क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे शेयर भी कीजिए। ठीक है, और अगर जो कोई भी चीज़ दिक्कत है, बुरी लग रही है, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, यहाँ पर एक पॉइंट और है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रिटिश की फोर्स थी उसको लीड किसने किया था, ब्रिटिशों की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आयर कूट ने किया था। ध्यान रखना, किसने किया था, तो आयर कूट ने किया था। यही पूछ लिया जाएगा कि भाई ब्रिटिशों की सेना का नेतृत्व किसने किया। फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व किसने किया, तो कॉम्टे दे लाली, बस आप लाली याद रखो, यही आएगा। ठीक है, तो लाली ने क्या किया था कि फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया था तीसरे कर्नाटक युद्ध में। एक बात और, ये जो ट्रिटी है आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो एक्सलास आपल है, पौंडीचेरी है, पेरिस है, तो ऐसे APP, भाई वैसे आप कहते हो ना आप, तो वैसे आप में डबल A और P होता है। आप समझ लीजिए A है, डबल P है, तो APP कर सकते हो। A फॉर एक्सलास एप्पल, P फॉर क्या है, P फॉर पौंडीचेरी, और फिर नेक्स्ट P फॉर क्या है, पेरिस। तो एक्सलास एप्पल, पौंडीचेरी, पेरिस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट ये मैप लगा है, तो मैप लगा इसलिए है क्योंकि आपको इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बंगाल को कैसे जीता है इन्होंने। तो एक बार देखते हैं बंगाल। ठीक है, तो बंगाल जो है ये रहा। अब पहले बंगाल में दिखा दूं आपको, बंगाल जो था वो कहां पर था, तो आज का जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और उसके बाद साथ साथ में जो आज का बांग्लादेश है उसके पार्ट, बिहार के पार्ट। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, ये वाला जो पार्ट था ये था बंगाल, तब बंगाल कहा जाता था। और साथ साथ में अच्छा उड़ीसा भी इसमें शामिल था, ध्यान रखो इसमें उड़ीसा भी शामिल था, तो ये बंगाल था। ठीक है, ठीक, अब देखिए क्या है, तो यहां पर देखिए जो बंगाल है वहां पर हुआ क्या भाई, औरंगजेब कौन है, ये मुगल शासक है। ठीक है, औरंगजेब देखो जब तक रहा, सीधी सी बात है, अगर जो राजा बहुत दमदार है, क्योंकि उस टाइम पर आप अगर जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आप प्रशासक कितना दमदार है ये बहुत मायने रखता था। अगर जो शासक दमदार है तो नीचे के जितने भी क्षेत्रीय शक्तियां थी वो सर नहीं उठाती थी। शासक कमजोर है,
सारे के सारे क्षेत्र अपना सर उठाने लगेंगे या धीरे धीरे आपसे अलग होने लगेंगे, आपकी डायनेस्टी या आपकी रियासत से वो लोग अलग होने लगेंगे। ऐसे ही जब तक औरंगजेब रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, उस टाइम से देखो, चाहे आगे को आप बोल लीजिए बंगाल हो, मैसूर हो या दूसरे जो क्षेत्र हैं, वो सारे के सारे ही मुगलों से अलगाववाद की नीति अपनाने लगेंगे, मुगलों से वो अलग होने लगेंगे। तो औरंगजेब ने क्या, देखिए औरंगजेब के टाइम पर क्या था कि बंगाल का जो सूबेदार था वो कौन था, अजीम उस शान था। और औरंगजेब के टाइम पर जो बंगाल का जो दीवान था वो कौन था, मुर्शिद कुली खां था। ये वाला आपको नाम याद रखना है, मुर्शिद कुली खां वाला। जहाँ पर याद रखना होगा मैं बता दूंगा क्या क्या याद रखना है। तो बंगाल का जो सूबेदार था अजीम उस शान था, और बंगाल का दीवान कौन था, मुर्शिद कुली खां था। सूबेदार देखिए क्या होता था कि वो जनरली जो सूबेदार बनाया जाता था वो मुगलों का कोई रिलेटिव होता था, उसी को बनाया जाता था, और जनरली वो बंगाल में रहता भी नहीं था, वो जो मुगल कोर्ट है दिल्ली में वहीं पर जो है वो रहा करता था। तो इनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना सूबेदार का नहीं होता था, ये कहने को थे, लेकिन मेन जो था वो दीवान था, और बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो मुर्शिद कुली खां दीवान था ही, और उसके बाद में, क्योंकि औरंगजेब के बाद में जो शासक आए, मुगल शासक आए, वो कमज़ोर थे, और धीरे धीरे ये जो दीवान हुआ करता था ये बंगाल का नवाब बन गया, मुर्शिद कुली खां। अब यहाँ पर मैंने टाइम नहीं लिखा है कब कौन बना, क्योंकि टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुर्शिद कुली खां नवाब बना। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना, अब देखो ये चीज़ें आपको ध्यान नहीं करनी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को याद कर पाएँ आगे की जो मैं याद कराना चाहता हूँ। तो मुर्शिद कुली खां का नाम बस याद रखना यहाँ पर आप, ठीक है। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बना, सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन के बाद कौन नवाब बना बंगाल का, सरफराज खां बना। और सरफराज खां के बाद कौन बना, अली वर्दी खां। चाहो तो इसका नाम याद रख सकते हो, अली वर्दी खां का, ठीक है। अली वर्दी खां जो है ये शक्तिशाली नवाब था बंगाल का। और इसके बाद अली वर्दी खां के बाद क्या हुआ, 1757 1757 से 1765 तक जो 8 वर्ष बंगाल का इतिहास है, ये 8 वर्षों का जो इतिहास है ये किसका इतिहास है, तो बंगाल के नवाबों से अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरित कैसे की गई है इसका इतिहास है। मतलब जो बंगाल के नवाब, बंगाल के सर्वे सर्वा जो होते थे, उनसे पावर निकल के, शक्ति निकल के कहाँ पर चली गई, अंग्रेजों के पास चली गई, और 1757 से 1765 तक। तो एक बार इसके बारे में देखते हैं। तो अली वर्दी खां, और अली वर्दी खां के बाद देखिए क्या है, सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा। और सिराजुद्दौला गद्दी पर कब बैठा, तो 1756 में बैठा। इसका नाम आपको याद रखना है विशेषकर, सिराजुद्दौला का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला कब गद्दी पर बैठा, 1756। अब अली वर्दी जो खां था, अली वर्दी खां के लड़का कोई नहीं था, बेटा कोई नहीं था, 3 बेटियां थीं। और 3 जो बेटियां थीं उनमें से सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी पर बैठा, वैसे जो नंबर 1 वाली जो बेटी थी, नंबर 2 वाली जो बेटी थी, उनके जो बेटे थे वो नाराज़ हो गए कि भाई हमें क्यों नहीं गद्दी मिली। हालांकि अली वर्दी खां ने अपने जीते जी कह दिया था कि ये जो सिराजुद्दौला है यही हमारे बाद गद्दी पर बैठेगा, लेकिन बाकी के लोग नाराज़ हो गए, रिश्तेदार ही नाराज़ हो गए, और रिश्तेदार ही सिराजुद्दौला के खिलाफ करने लगे षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि महज 23 साल की अवस्था में ये गद्दी पर बैठा था, तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि मैच्योर भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो इस वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी कि सिराजुद्दौला को अपनी जान भी आगे जाकर खोनी पड़ेगी। एक बार देखते हैं। तो सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो उसने क्या हुआ, इसी टाइम पर देखिए क्या है कि ब्रिटिशर्स जो है वो जो बंगाल है, बंगाल में जो कलकत्ता है, वहाँ पर उन्होंने अपनी आवाजाही बढ़ाई, और उन्होंने जो है सिराजुद्दौला से बिना पूछे, जो कलकत्ता में उन्होंने जो अपनी फैक्ट्री बनाई, बस्ती बनाई, वो उसका दुर्गीकरण करने लगे। दुर्गीकरण का मतलब आसपास दीवार खींचने लगे, ठीक है। और सिराजुद्दौला से उन्होंने पूछा भी नहीं। दूसरी बात और है कि फ़र्रुखसियर जो है मुग़ल सम्राट हुआ, और फ़र्रुखसियर जो है मुग़ल सम्राट, इसने क्या किया था, अंग्रेज़ों को बहुत सारी छूटें प्रदान कर दी थी, व्यापारिक छूटें। मतलब एक फरमान उन्होंने जारी किया 1717 ईस्वी में, और उस 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा बहुत सारी व्यापारिक एकाधिकार जो है, व्यापारिक छूटें जो हैं वो अंग्रेज़ों को दे दी, और उन छूटों का, उन एकाधिकार का ये अंग्रेज़ क्या करते थे, बंगाल में दुरुपयोग करते थे। इन सारी चीज़ों से सिराजुद्दौला परेशान था। अब सिराजुद्दौला परेशान था, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला के जो रिश्तेदार थे, ठीक है,
उन्हीं के यहाँ के कुछ लोग क्या हुए, क्योंकि सिराजुद्दौला से वो लोग जो है नफरत करते थे, और सिराजुद्दौला के जो खजाना था वहाँ से धन लेकर भाग गए। कहाँ पर? अंग्रेजों के पास। सिराजुद्दौला चाहता था कि भाई अंग्रेज उसको शरण ना दें, लेकिन अंग्रेजों ने इसके बावजूद उसको शरण दी। अब देखिए क्या हुआ। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो सिराजुद्दौला को भी गुस्सा आया, और सिराजुद्दौला ने क्या किया कि बंगाल में एक प्लेस है कासिम बाजार, और उसके बाद देखिए कलकत्ता, कासिम बाजार और कलकत्ता पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला ने, और आक्रमण करके इन दोनों को क्या कर लिया? अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, अपने नियंत्रण में जब लिया तो जब कलकत्ता पर उसने अटैक किया और कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया, तो वहीं पर देखिए कलकत्ता में जो फोर्ट है, फोर्ट विलियम, जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो एक छोटे से कमरे में वहाँ पर अंग्रेजों को उसने बंद कर दिया। 146 लोगों को बंद कर दिया। ये जो 146 लोग हैं, इनमें से 123 लोग मर गए। इतना छोटा सा कमरा था, सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे, और 23 लोग जो जिंदा बचे इसमें से एक हालवेल भी था, और हालवेल ने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक में इस घटना का उसने जिक्र किया है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल कांड। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जब इतना जो है सिराजुद्दौला ने ये सब किया, जो भी बंगाल में अंग्रेज थे वो सब भागने लगे, और भाग के अंग्रेज उस टाइम पर मद्रास या चेन्नई में उपस्थित थे। वहाँ पर जब ये खबर पहुँची कि सिराजुद्दौला ने बंगाल से अंग्रेजों को भगा दिया है, तो उस टाइम पर फिर क्लाइव जो है, ये एक अंग्रेज ऑफिसर है, क्लाइव अपने साथ में बहुत सारे सैनिकों को लेके वो कहाँ जाता है? वो जाता है बंगाल। और बंगाल में फिर जब क्लाइव आता है तो फिर से क्लाइव ये जो कलकत्ता है और दूसरी जो जगह हैं वहाँ पर फिर से कंट्रोल कर लेता है, और सिराजुद्दौला को बाध्य कर देता है एक संधि करने के लिए, और उस संधि का नाम है ट्रिटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, ध्यान रखना, अलीनगर की संधि। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई अलीनगर की जो संधि है किसके किसके बीच हुई थी? तो क्लाइव के बीच में हुई थी, और किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। डेट इसकी चाहे आप मत याद रखना कि कब हुई थी, लेकिन क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, क्योंकि सिराजुद्दौला इतना ज़्यादा मैच्योर था नहीं, वो सिचुएशन को समझ नहीं पाया, और क्लाइव ने अपनी बढ़त पर सिराजुद्दौला के साथ में एक संधि कर ली, ट्रिटी ऑफ अलीनगर की संधि। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि क्लाइव या अंग्रेजी कंपनी को फ़ायदा हो रहा था और सिराजुद्दौला को यहाँ पर घाटा हो रहा था। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि ट्रिटी ऑफ अलीनगर किसके किसके बीच हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए ट्रिटी ऑफ अलीनगर के बाद में जो क्लाइव है, ये षड्यंत्र रचने लगा सिराजुद्दौला के खिलाफ कि भाई सिराजुद्दौला को कैसे भी करके बाहर करना है, नवाब की गद्दी से उतारना है, क्योंकि वो जो है सिराजुद्दौला का जो माइंड सेट था वो समझ चुका था क्लाइव, और इस वजह से क्योंकि ये षड्यंत्र करने लगता है, और वो षड्यंत्र उसका जो है एक युद्ध करवाता है, बैटल ऑफ प्लासी 1757। एक बार इसको देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ। और ये हुआ क्यों? तो देखिए, एक तो क्लाइव मेन विलेन कौन है? क्लाइव तो है ही, और दूसरा क्या है कि सिराजुद्दौला के ही कुछ अपने लोग हैं जो सिराजुद्दौला से नाखुश हैं। उनके मैंने नाम लिख दिए हैं। सेनापति कौन है? मीर जाफर, सेना नायक राय दुर्लभ, व्यापारी अमीर चंद, और ये नेता हैं मनिक चंद, साहूकार जगत सेठ। ये सारे लोग सिराजुद्दौला से नाखुश थे। अब नाखुश थे, क्लाइव षड्यंत्र रच ही रहा था। क्लाइव ने जो अमीर चंद हैं व्यापारी, इनसे कहा कि भाई हमारी कैसे भी करके मीर जाफ़र से बात करवा दो, क्योंकि क्लाइव चाहता था कि मीर जाफ़र को अपने पास बुलाऊं और इसको लालच दूं कि भाई सिराजुद्दौला के खिलाफ हमारी मदद करो और बदले में अगला नवाब मैं तुम्हें बनवाऊंगा। अमीर चंद ने इसके लिए घूस मांगी क्लाइव से, क्लाइव मान गया, और फाइनली क्लाइव मीर जाफ़र से मिला, और मीर जाफ़र और दूसरे लोगों को उसने ये कहा कि वॉर वगैरह जब हो तब आप मेरे पक्ष में लड़ना, या सिराजुद्दौला जब ऑर्डर दें कि आक्रमण करो सेना, तब कोई लोग कुछ करना ही नहीं, आप लोग निष्क्रिय रहना। मतलब अपनी तरफ मिला लिया क्लाइव ने मीर जाफ़र को, राय दुर्लभ को, अमीर चंद को, सबको। सिराजुद्दौला को ये कुछ पता नहीं था। ये सारी चीज़ें देखिए जब हुई, ये सारे लोगों ने हामी भर दी कि हाँ भाई ठीक है, हम तुम्हारी तरफ हैं, क्योंकि इनको तो सीधी सी बात है बंगाल की गद्दी मिल रही है। ये राजी हो गए। अब राजी हो गए तो बाद में क्या हुआ कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल जो आज का है, वहाँ पर एक प्लेस पड़ता है प्लासी। प्लासी नामक जगह पर जो है सिराजुद्दौला और क्लाइव जो है या अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई। और आमने सामने आकर खड़ी हो गई तो उसके बाद, क्योंकि हमको पता है कि भाई
सिराजुद्दौला को तो ये पता है कि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ ये सब हमारी तरफ से आए हैं, लेकिन सिराजुद्दौला अब ये कहेगा कि आक्रमण या ऐसे कुछ करेगा तो इधर से तो कुछ होगा ही नहीं। और उसको जब ये समझ आया कि ये तो सब मिल चुके हैं क्लाइव से, तो फिर सिराजुद्दौला भागा युद्ध छोड़ के भागा। तो वहीं पर मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने देखिए क्या कर दिया, बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, सिराजुद्दौला को मार दिया। और ये बैटल ऑफ प्लासी का जो रिजल्ट निकला वो सिराजुद्दौला की मौत से निकला। इसका सिर्फ ये रिजल्ट नहीं है कि सिराजुद्दौला मर गया, इसका रिजल्ट ये है कि अब बंगाल के जो नवाब हैं, पहले जिनके पास अपनी शक्ति होती थी, अब वो अंग्रेजों के कठपुतली नवाब हो गए हैं। अंग्रेजों का कंट्रोल बंगाल पे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बंगाल पे बढ़ेगा और फिर पूरे इंडिया पर हो जाएगा। यहीं से उसकी शुरुआत होती है 1757 प्लासी के युद्ध से। ठीक है, अब देखिए, ठीक, तो बैटल ऑफ प्लासी हमने देखा कि सिराजुद्दौला को जो है मार दिया गया। और सिराजुद्दौला जब मर गया तो क्योंकि इनाम तो पहले ही क्लाइव ने कह दिया था कि भाई मीर जाफ़र को इनाम मिलेगा, और अगला नवाब कौन बना, अगला नवाब बना मीर जाफ़र। मीर जाफ़र अगला नवाब बना। अंग्रेज़ों से इसने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था कि जब मैं नवाब बनूंगा आपको ये दूंगा, पूरी तरीके से अंग्रेज़ों को खुश किया इसने। अब खुश तो किया, लेकिन इसको भी पता था कि भाई अंग्रेज़ों की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब अंग्रेज़ों को कितना पैसा दे दें, क्या दे दें, खुश करना बहुत मुश्किल है। तो मीर जाफ़र जो है, मीर जाफ़र ने क्या किया, वहीं पर बंगाल में डच लोग भी मौजूद थे, तो डचों के साथ मीर जाफ़र अपनी मित्रता बढ़ा रहा था। अंग्रेज़ों को ये पता था कि भाई डच और मीर जाफ़र मिलकर कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो फिर फाइनली जो है डच प्लस मीर जाफ़र, ये जो दो गुट हैं, और वर्सेस अंग्रेज़ों के बीच में क्या हुआ, एक वॉर हुआ। और उस वॉर को हम क्या जानते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, रा लिखा है ना, रा नहीं है ये बेदरा है। बेदरा का युद्ध कब हुआ, ये मैंने आपको पहले भी बताया, 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, और मीर जाफ़र और डचों की जो सेना है वो अंग्रेजों से हार गई। ठीक है, अब मीर जाफ़र के बाद देखिए क्या है, ये वाली स्लाइड हम लोग पढ़ चुके हैं। मीर जाफ़र के बाद, अब मीर जाफ़र जो है जब हार गया तो उसके बाद अंग्रेजों ने ऑफर किसको किया, मीर कासिम को किया। मीर कासिम, मीर जाफ़र के बाद नवाब कौन बना, मीर कासिम बना। मीर कासिम देखिए क्या था कि ये सक्षम था, कैपेबल था, इसको सारी चीज़ें समझ में आती थी। सीधी सी बात है, अंग्रेजों की चाहत इतना ज़्यादा बढ़ गई थी बंगाल के लिए कि अब कोई भी नवाब बनता था वो कठपुतली एक तो नवाब होता था, और अंग्रेजों का मुंह इतना खुल चुका है, उनकी चाहत इतनी बढ़ चुकी है कि उनकी डिमांड को पूरी करना बंगाल के नवाब की बस की बात नहीं है। और यही रीज़न है कि मीर कासिम को नवाब बनाया तो, लेकिन ये जो है इनके और अंग्रेजों के बीच में टकराहट बढ़ने लगी तो युद्ध की नौबत आई तो मीर कासिम भाग गए कहाँ, अवध भाग गए। अवध कहाँ है, अच्छा, जो रामचरितमानस है किस भाषा में लिखी है, अवधी में। तो अवध कहाँ वाला है, अयोध्या और लखनऊ वाला जो रीजन है अवध, वहाँ भाग गए। मीर कासिम भागे। मीर कासिम जब भागे तो अवध के नवाब कौन थे, ये याद रखना, सुजाउद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और वहीं पर मीर कासिम जो है मिला जाके किससे है, मुगल शासक शाह आलम सेकंड से। सुजाउद्दौला अवध के नवाब वहाँ मौजूद ही थे, और वहाँ पर मुगल शासक शाह आलम सेकंड भी मौजूद थे। ठीक, और बंगाल के जो अपदस्थ नवाब हैं कौन, मीर कासिम। ये तीन लोग मिले जाके वहाँ पर, तीन लोग सीधी सी बात मिलेंगे। तीनों लोगों को दिक्कत है अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, तो तीनों लोगों ने सोचा कि क्यों ना तीनों लोग मिल के एक साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई की जाए। और तीनों लोगों ने गुट बनाया, और गुट बना के ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई करी। और उस लड़ाई या युद्ध का नाम क्या है, क्योंकि वो लड़ाई या युद्ध जो है वो कहाँ पर हुआ, तो बिहार में एक प्लेस पड़ता है बक्सर, वहाँ पर हुआ था। और इसी वजह से इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। दिक्कत ये, तीन लोग मिल गए, उसके बावजूद हार गए ब्रिटिशर्स से। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स से ये हार गए बैटल ऑफ बक्सर में। और बैटल ऑफ बक्सर जब हो गया तो उसके बाद फिर अब संधि होगी, क्योंकि सीधी सी बात, अंग्रेज जीते हैं, अब संधि करेंगे तो उस समझौते में वो बहुत कुछ अब लेंगे इन लोगों से। तो इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद में क्योंकि संधि की गई तो उसका नाम हो गया ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि। 1765 में की गई, 1765 में की गई। अब यहाँ पर देखिए, जब मैं पीपीटी बना रहा था तो वहाँ पर ये भी लिख सकता था कि इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई,
अंग्रेजों ने की। अंग्रेजों ने एक संधि जो है किसके साथ में की, अवध के नवाब के साथ में, शुजाउद्दौला के साथ में की, और दूसरी संधि शाह आलम सेकंड के साथ की। शाह आलम के साथ संधि में जो उन्होंने की थी बहुत सारी बातें थी उसमें, शुजाउद्दौला के साथ जो उन्होंने संधि की थी वहां पर भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन वो आपके लिए इररिलेवेंट है। आपका जो पेपर है एसएससी जीडी, ठीक है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसका डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में देखिए क्या हुआ, बीबीयू, बीबीयू का मतलब क्या है, तो एक बी का मतलब तो है बंगाल, ठीक है, एक बी का मतलब हो गया बंगाल, दूसरे बी का मतलब क्या हो गया, दूसरे बी का मतलब हो गया बिहार, और यू का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब हो गया उड़ीसा। तो बीबीयू बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। दीवानी का मतलब कि अब जो है रेवेन्यू, राजस्व, कर, टैक्स अब कौन वसूल करेगा, अंग्रेज वसूल करेंगे। और ये फरमान उन्होंने जारी करवा लिया जबरदस्ती, किससे, शाह आलम से। मुगल सम्राट जो शाह आलम थे इनसे कह दिया कि भाई अब बंगाल की दीवानी हमको चाहिए, बंगाल का रेवेन्यू, राजस्व, कर, पैसा हमको चाहिए। हारे बैठे हैं, नहीं देते तो क्या करते, तो देना तो पड़ेगा। तो बंगाल की दीवानी मतलब बीबीयू बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अब दीवानी प्राप्त हुई तो यहाँ पर कामकाज कैसे चलता है, टैक्स कैसे वसूले जाते हैं, अभी तो इनको बहुत ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं। तो इसी वजह से बंगाल में इन्होंने दीवान बनाया अंग्रेजों ने। किसने, अंग्रेजों ने बंगाल में दीवान किसको नियुक्त किया अपनी ओर से, रजा खां को। और बिहार में अंग्रेजों ने अपना दीवान किसे नियुक्त किया, सिताब राय को। ठीक है, तो दीवानी तो मिल गई। अब दीवानी के बाद में देखिए क्या है कि रेवेन्यू मिल गया। सूबेदार, सूबेदार का मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है बंगाल का कैसे संभाला जाएगा। तो बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालता था वो था बंगाल का जो नवाब था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला। अब देखिए हुआ क्या उधर, क्योंकि मीर कासिम के साथ में क्या हुई, मीर कासिम के साथ में लड़ाई हुई। तो मीर कासिम के साथ में जब लड़ाई हुई तो यहाँ पर देखो क्या है, उस टाइम फिर से जब मीर कासिम भाग के गया तो मीर जाफर को इन्होंने फिर से क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने नवाब बना दिया था। लेकिन मीर जाफर की हो गई मृत्यु कुछ दिनों के बाद। तो फिर क्या हुआ कि मीर जाफर का जो बेटा था नजमुद्दौला, इसकी एज बहुत कम थी, इसको बना दिया था नवाब बंगाल का। ठीक, अब देखो क्या हुआ, जो संधि हुई, संधि के तहत दीवानी प्राप्त हो गई अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि देखो अभी पूरे बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ना लो, ठीक है, अगर जो प्रशासन अपने हाथ में लोगे तो अभी हो सकता है जो बंगाल की जनता है वो हमारे शासन को एक्सेप्ट ना करे। आप सोच के देख लो, बिल्कुल इंडिया की ही सिचुएशन आके निकलेगी कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी जो हैं वो पीएम नहीं बनी, उन्होंने किसको बनाया पीएम, मनमोहन सिंह को। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि हो सकता है भारत के लोग, हम क्योंकि दूसरे देश के हैं तो इस वजह से, हालांकि वो यहाँ के नागरिक हैं लेकिन उनका ओरिजिन दूसरे देश से है, तो उनको लगता था कि हो सकता है इंडिया के लोग एक्सेप्ट ना करें अभी। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स पूरे बंगाल को भी अपने कंट्रोल में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, दीवानी लो, टैक्स वगैरह वसूलो, फायदा कमाओ, लेकिन अभी बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ना लो। और बंगाल का प्रशासन उन्होंने किसके हाथ में दे दिया, नजमुद्दौला। अब ये तो बहुत छोटा है, कैपेबल इतना है नहीं, इसकी एज बहुत कम है। तो नजमुद्दौला की देख रेख के लिए नायब सूबेदार किसको बनाया, बंगाल में रजा खां को बनाया। मतलब इनडायरेक्टली जो है प्रशासन भी किसके पास है, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के पास है। टैक्स या दीवानी पैसा वाला अधिकार भी किसके पास है, अंग्रेजों के पास है। लेकिन सामने जनता के चेहरा कौन है, नजमुद्दौला हैं। तो अगर जो प्रशासन में दिक्कत आएगी, कामकाज अच्छे से नहीं चलेगा, तो लोग गाली किसको देंगे, नजमुद्दौला को देंगे। और नजमुद्दौला को अगर जो प्रशासन सही रखना है तो पैसा भी तो चाहिए, लेकिन पैसा इनके पास है नहीं। और पैसा किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है, अंग्रेजों के पास है। इसको बोलते हैं दोहरा शासन, डुअल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। आप के एसएससी जीडी में ही क्वेश्चन आया है कि जो द्वैध शासन है, दोहरा शासन है, दोहरी सरकार है, बंगाल में किसके द्वारा लागू किया गया, क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। क्योंकि ये जो इलाहाबाद की संधि है इसके सारे प्रावधान क्लाइव ने खुद तैयार किए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम जब भाग गए, और मीर कासिम जब भाग गए अवध, तो उसके बाद मीर जाफर कुछ दिनों के लिए नवाब बने। मीर जाफर की मृत्यु हो गई और उसके बाद कौन बन गया, नजमुद्दौला। ठीक, नजमुद्दौला जो है जब ये बना तो द्वैध शासन या द्वैध सरकार जो है
बंगाल में चलती रही और फाइनली आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए जो दोहरी सरकार है बंगाल में, इसको खत्म किसने किया है? ध्यान रखना इनका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इन्होंने बंगाल के द्वैध शासन को खत्म किया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये देखिए क्या है, मैसूर किंगडम। और मैसूर देखो पहले है कहाँ पर मैप में, तो आज का मतलब क्या है कि ये केरल वाला पार्ट भी आ जाएगा। एक बार मैं गहरा पेन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर केरल वाला पार्ट भी आ जाएगा और कर्नाटक वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो ये है मैसूर किंगडम, मैसूर राज्य। अब यहाँ की कहानी हम लोग देखते हैं, बंगाल हो गया, ठीक है, अब मैसूर की कहानी देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या है कि उतनी ही कहानी देखेंगे जितनी जरूरी होगी आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो, ठीक है। और हम लोग सीधी सी बात है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियोस में, तो आप क्या करेंगे, वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, ना पसंद आए तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट में, मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ऐसी सी बात है, क्या नहीं समझ आया, पूरा आंसर मिलेगा, पूरी तरीके से आपको संतुष्ट किया जाएगा। और ऐसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लगे रहिए, ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा, जॉब आपको मिलेगी, अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं इसीलिए। अब देखिए मैसूर, तो मैसूर के बारे में देखिए, चलते हैं एक बार आगे। तो सीधी सी बात है, जो बिल्कुल कोर पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके इस पेज पर लिख दिए हैं, थोड़ा सा बस एक दो बातें इधर उधर की जिससे आपका रिलेशन बन जाए मैसूर के साथ में। तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ 1761, ठीक है। 1761 को क्या हुआ कि ये जो मैसूर वाला मैंने आपको मैप दिखाया है ये वाला, तो 1761 को यहाँ का कंट्रोल किसने संभाल लिया? आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, हैदर अली, ठीक है। तो हैदर अली के हाथ में सत्ता आ गई। हालांकि हैदर अली जो मैसूर में जब आया तो वो एक नॉर्मल जो है सैनिक हुआ करता था, लेकिन सीधी सी बात है, यदि आप में प्रतिभा है तो सैनिक से राजा भी बन जाओगे, यदि आप में प्रतिभा है तो आप अभी स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन जाओगे। हैदर अली क्योंकि सैनिक के रूप में उसने अपना शुरू किया और तुरंत ही जो है पूरे मैसूर का राजा बन गया। अब देखिए क्या होगा, हैदर अली जो है राजा बना, लेकिन उसके बाद में सीधी सी बात है ब्रिटिशर्स के साथ में, अंग्रेजों के साथ में इसके कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध हुए हैं। अब देखिए क्या है कि पहला जो है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसको बोलते हैं, और ये कब हुआ? तो 1767 से 69। अब देखो इसका टाइम पीरियड आप भले ही मत याद रखना कि ये पहला वॉर कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखो, एक तो गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, और संधियां और ये युद्ध, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 में हुआ। और हमको पता है कि गवर्नर जनरल जो है ऑफिशियली अपॉइंट कब किए गए? तो 1773 में, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, तब ऑफिशियली गवर्नर जनरल जो है वो अपॉइंट किए जाने लगे। तो इसी वजह से यहाँ पर गवर्नर जनरल का नाम लिखा नहीं गया है, क्योंकि ऑफिशियली इसके पहले जो है अपॉइंट नहीं होते थे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का जो पद है वो ऑफिशियली 1773 के एक्ट में बनाए गए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ये मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। और मद्रास की जो संधि है हैदर अली ने अपनी बढ़त पर की थी। सीधी सी बात है, समझ लीजिए हैदर अली की विजय हुई थी इसमें, हैदर अली ने अपनी बढ़त पर मद्रास की संधि की। इसके कुछ दिनों के बाद, अब सीधी सी बात है कि अंग्रेज जो लोग हैं इतने लोगों को हरा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं और अब वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात, उनकी महत्वाकांक्षा और हैदर अली के बीच में अब टकराहट होगी और यहाँ पर युद्ध होंगे। और दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कब से कब तक? 1780 से 1784 के बीच में। और इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखना है आपको, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये वाला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में खास बात क्या हुई, दुखद बात क्या हुई कि हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है। और हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में हो गई। और उसके बाद में जैसे ही हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी तो हैदर अली के बाद जो नया सुल्तान बनेगा, नया राजा बनेगा, वो हैदर अली का बेटा टीपू, जिसको आप टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो टीपू जो है वो शासक बना और उसने जो है युद्ध मैदान में ही तिलक किया और आगे जो है वॉर जारी रखा अपने पिता की ही भांति, बहुत ही जाबाज, ठीक। और फाइनली जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में फिर एक संधि होती है, कौन सी? मैंगलोर की संधि। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में जो संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी? मैंगलोर की संधि, ठीक है। उसके बाद देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो
तो 1790 से 1792 के बीच में हुआ, और 1790 से 1792 के बीच में ये वाला हुआ। यहाँ पर एक दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? क्योंकि तीसरा देखो आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो मैसूर जो राज्य है, मैसूर राज्य के खिलाफ 3 लोगों ने गुट बना लिया। कौन कौन? अंग्रेज हैं, निजाम, निजाम का मतलब हैदराबाद, तो हैदराबाद के निजाम, अंग्रेज और मराठा, इन तीनों लोगों ने मिल के जो है वो लड़ाई छेड़ दी। किसके खिलाफ? वर्सेस मैसूर के खिलाफ। अब सीधी सी बात है, 3 लोग मैसूर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अब दिक्कत की बात है। और दिक्कत की बात है तो यहाँ पर फिर जो है पराजय होगी टीपू सुल्तान की, और बाद में जो है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में एक संधि होगी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और इस संधि के बाद में टीपू सुल्तान को जो है बहुत भारी हर्जाना देना पड़ा अंग्रेजों को, और अपने 2 बेटे जो है बंधक रूप में देने पड़े अंग्रेजों को, जब तक वो क्षतिपूर्ति हर्जाना ना चुका दें तब तक के लिए। तो बहुत बेइज्जती की बात टीपू सुल्तान के लिए। और फाइनली देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, क्योंकि लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर आया था, और वेलेजली जो है इसकी साम्राज्यवादी नीतियाँ, इसकी चाहत कि भाई अब दूसरे राज्यों को सीधे सीधे बस मिला लिया जाए, है ना। तो इस वजह से वेलेजली जब यहाँ पर आया, और वेलेजली ने 1799 में फाइनली चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान से जब युद्ध हुआ तो टीपू सुल्तान की मौत हो गई, या टीपू मारा गया, और फाइनली मैसूर राज्य भी किसके कब्जे में चला जाएगा? वो अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा है। हम लोगों ने पुर्तगीज़ को कैसे हराया, किस युद्ध में हराया, ये पढ़ा है। डचों को अंग्रेजों ने कैसे हराया, ये पढ़ा है। उसके बाद 3 कर्नाटक युद्ध हुए, फ्रांस को कैसे हराया है, वो पढ़ा है। उसके बाद बंगाल पर आधिपत्य कैसे जमाया, वो पढ़ा है। और मैसूर पर कैसे आधिपत्य जमाया, वो पढ़ा है। एक बार मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही यहाँ पर लिखे हैं। आप क्या करो कि ये नोट्स लो और आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, यहीं से पॉइंट जो है वो पूछेगा आपके पेपर में। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ में अच्छे से आप लगे रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। और अगला जो हमारा लोगों का जो नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का आएगा, वो आगे के जो प्रदेश इन्होंने जीते हैं, जैसे कि मराठा लोगों के साथ युद्ध किया है, सिखों के साथ युद्ध किया है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और इतने ध्यान के साथ में, इतने इत्मीनान के साथ में आपने वीडियो देखा है, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।